Welcome to ARPAN, and today we are going to talk about Interstate Migrant Workmen Act 1979। वैसे ये एक्ट यूनिट 7 में आता है और हमने अपनी पूरी यूनिट 6 का सीरीज कंप्लीट कर लिया है, तो मैं यूनिट 7 से जितने भी एक्ट से पहले वो कवर करूँगी, फिर थ्योरी पार्ट में आऊँगी। तो आइए देखते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री समझने से पहले हम समझते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होते कौन हैं। जब किसी स्टेट से कोई लेबर, कोई वर्कर दूसरे स्टेट पे जाके काम करता है तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट। वो जो लेबर है, वो जो वर्कर है, वो किसी और स्टेट में जाके वो माइग्रेट होके वहाँ पे वो काम करता है, तो उसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। तो बहुत टाइम पहले जब ये एक्ट नहीं था तो उस टाइम पे उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था कि उनको कम वेजेस में, कम रेट में लाते थे और वो दूसरे स्टेट में वहाँ काम करवाते थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं थी। सारी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने जितने भी स्टेट के वर्कर्स होते थे उनके लिए काम करती थी और कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जो इंटर स्टेट वर्कर्स के लिए हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए एक एक्ट बनाया गया है, जो आपका इस एक्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये एक्ट 1979 में आया था। तो उसके पहले क्या हुआ था, 28 सेशन ऑफ लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो 28 सेशन जब लेबर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस का था, जो 26 अक्टूबर 1946 में हुई थी, वो रिकमेंड करती है एक कॉम्पैक्ट कमेटी की। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे एक रिकमेंडेशन आता है कि एक कॉम्पैक्ट कमेटी बनानी चाहिए हमें। कॉम्पैक्ट कमेटी क्यों बनाई गई थी कि ये चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे हम उस पर ध्यान दें, क्या क्या कर सकते हैं, उसी को देखने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई थी। ये जो कमेटी थी वो आपका एक टेम्पररी टाइम का कमेटी था। जो कमेटी जैसे ही उसका फुलफिलमेंट हुआ ऑब्जेक्टिव का, वो कमेटी डिसॉल्व हो गई। फेब 1977। अब क्या हुआ, 1946 में आपकी कमेटी रिकमेंड की गई, अभी बनाई नहीं गई है, रिकमेंड की गई है। फिर कमेटी बनती है, फिर कमेटी फेब 1977 में कॉम्पैक्ट कमेटी इंस्टीट्यूट किया जाता है, मतलब कि कमेटी बन जाती है 1977 में। और वही कमेटी सजेस्ट करती है कि ये एक्ट होना चाहिए, मतलब कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट होना चाहिए। तो आइए हम रिवाइज कर लेते हैं। 28 सेशन किसका था, लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का था, जो 16 अक्टूबर 1946 को हुई थी। वो क्या रिकमेंड करती है कि एक कॉम्पैक्ट कमेटी होनी चाहिए। और वो कमेटी कब बनती है, 1977 में बनती है। और वो कमेटी जब बन जाती है, वो सजेस्ट करती है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हो इस केस में, उसको सजेस्ट करती है कि एक ऐसा एक्ट बनना चाहिए। तो यह इसकी हिस्ट्री थी। अब ये तो एक्ट बन गया, अब इसकी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कब इन्फोर्समेंट में आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये इन्फोर्स हुआ था 11 फैब 1979 में, और ये ऑल ऑफ इंडिया होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसका एप्लीकेशन होता है। कहाँ कहाँ होता है, वेयर 5 और मोर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट, और where 5 or more interstate migrant worker employed by any contractor। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं और नॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट या जो शॉप होती है वो भी आती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स में आते हैं उनकी में भी 5, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 5 इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर होने चाहिए। और वैसी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कोई इंडस्ट्री जहाँ पे 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ इस एक्ट के अंदर कवर होंगी। मतलब अगर आपकी किसी स्टैब्लिशमेंट में 3 या 4 इंटर स्टेट है तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, बट अगर 5 से ज़्यादा है तो वो इंडस्ट्री भी एप्लीकेबल होगा और वो कॉन्ट्रैक्टर भी एप्लीकेबल इसके एक्ट में आएगा, जो 5 से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉयड किया हुआ है। तो ये छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई। अब डेफिनेशंस देखते हैं। बहुत कॉमन डेफिनेशंस है बट ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो इस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट क्या है, एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी।
तो इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी एक ऑफिस आ सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी आ सकता है, या फिर लोकल अथॉरिटी भी आ सकती है, या फिर in any place where an industry, trade, businesses, manufacture or occupation is carried on। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट भी आएगी और जितने भी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन, वो सब इस इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। मतलब इस जितने भी एक्ट में जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस वर्ड में इतनी सारी चीज़ें कवर होंगी। अब देखते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर होता कौन है। एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीन एनी पर्सन हु इज रिक्रूटेड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इन वन स्टेट under any agreement or any arrangement of employment in any establishment in another state, whether with a with or without knowledge of principal employer in relation to such establishment। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट जो की जा रही है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर किसी एक स्टेट में और उसको किसी और स्टेट में जाके वहाँ पे उससे काम करवाया जा रहा है, तो वो सारे आपके जो वर्कर होंगे, उस काइंड के जो वर्कर होंगे, वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर आते हैं। या फिर उस वर्कर का जो नेचर है कि वो इंटर स्टेट है कि नहीं है, इसका पता आपके एम्प्लॉयर को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कोई नेसेसरी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कौन सी, वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे इंटर स्टेट वर्कर आ रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट में केस में तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता ही होगा कि ये वर्कर कहाँ से आए हैं। तो ये दोनों केस हो गए। अब वर्कमैन कौन होता है? Workman mean any person employed in or any in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerk work for hire or a reward, whether the term of employment or expressed or implied, but does not include any person। रुकिए पहले हम देख लेते क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, नहीं इंक्लूड की बाद में बात करते हैं। तो वो हर एक पर्सन जो आपके इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, या फिर वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, या फिर अनस्किल्ड हो, या फिर वो मैनुअल काम कर रहा हो, या सुपरवाइजरी कर रहा हो, या टेक्निकल कर रहा हो, क्लर्क लेवल पे कर रहा हो, कोई भी हो, अगर वो आपके इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और वो कुछ आप उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो, या फिर आपने उसको कुछ पेमेंट दे रहे हो, वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट का जो भी कंडीशन है उसको आपने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से बताया है और उसमें वो आता है, तो वो बंदा आप उसे वर्कमैन कह सकते हो। और कौन वर्कमैन नहीं होगा वो इम्पॉर्टेंट है देखना। हु इज़ एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी, जो जितने भी मैनेजरल पोस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, वो वर्कमैन में नहीं आते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, who being employed in supervisory capacity draw wages exceeding 500 रुपये per month। तो वो बंदा, पहले देखिए सुपरवाइजरी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे भी सुपरवाइजरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो सुपरवाइजरी आएंगे उनकी सैलरी 500 से कम होनी चाहिए। अगर उनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है तो वो नहीं आएंगे आपके वर्कमैन के अंदर, ठीक है। दो बात याद कर लीजिए आप, कौन कौन नहीं आ रहा है, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लोग नहीं आएंगे, और दूसरा कोई भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी जिसकी वेजेस 500 से ज़्यादा होगी वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। either by nature of the duty attached to the office by reason of power invested, ये दैट्स ऑल, इतना ही था। दो आप टर्म याद कर लो क्या क्या होने वाला है। वर्कमैन कौन है वो आपको समझ आ गया, कौन नहीं है वो भी समझ आ गया। वर्कमैन कौन नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ सॉरी वो वर्कर्स जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे वो नहीं आएंगे। दूसरा, वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी जिसकी सैलरी या फिर वेजेस 500 से कम है वो भी नहीं आएंगे। अब देखते हैं इसके आगे। अब इसका नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होता है, जो रजिस्ट्रार होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। अगर आप स्टेट लेवल की बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अगर आपका जो भी लाइक इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो भी आपका इंडस्ट्री है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। रजिस्टर्ड ऑफ अ सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
कुछ इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे हम लोग। रजिस्टरिंग ऑफिसर तो आ गए, तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना है आइए देखते हैं। Every principal employer make an application to registering officer in such form and the manner on the payment of such fees as may be prescribed for the registration of the establishment। तो हर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन बनाए उसी मैनर में, उसी फॉर्म में जहाँ पे जो प्रिस्क्राइब किया गया है, और वो किसे भेजे, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजे। फिर देखते हैं विद इन 1 month after the receipt of an application of a registration the registering officer, मतलब 1 month के बाद, मतलब उसने रिसीव कर लिया। अब 1 month के बाद क्या होता है, सॉरी विद इन 1 month क्या होता है, मतलब रिसीव करने के 1 month के अंदर क्या क्या करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो देखते हैं। Issue to the principal employer of establishment a certificate of registration। तो वो 1 month के अंदर वो बाउंड है कि उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, उसको वो इशू करना होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। तो फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, इफ द एप्लीकेशन इज नॉट सो कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट नहीं है, रिटर्न द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ अ एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या करो, अगर आपका जो भी एम्प्लॉयर ने तो भेज दिया, आपके पास 1 महीना है, तो उसी 1 महीने में आप देखो कि वो कंप्लीट नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर दो। किसको, एम्प्लॉयर को। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर द रिसिप्ट, आफ्टर विद इन अ 1 month, आप जैसे भी, मतलब कि आपने जब भी आपको रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन, ये सारे काम आपको विद इन 1 month करना ही है। जब भी आपको रिसीव हुआ है उसके 1 month में आपको करना है। The registering officer does not grant certificate of registration applied for and does not return the application। अब ऊपर 2 केस थे, या फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करो, या फिर अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसे रिटर्न कर दो। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने ये दोनों नहीं किया, ना रिटर्न किया, ना उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसे इशू किया। तो क्या होगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल within 15 days of receipt of application in this behalf, the principal employer, the registered establishment, and issue the principal employer a certificate in the prescribed form। तो within 15 days of receipt, 15 दिन के अंदर अंदर ही उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर कर सकता है, मतलब वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल विद इन 15 days, तो कितना दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है। और क्या होगा, उस टाइम पे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके बिहाफ पे एक रेसिप्ट जनरेट होगी और रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट, और उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उस एस्टैब्लिशमेंट को। कब करना है, 15 days के बाद करना है। ठीक है, ये सारे केस हो गए। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन इन द सर्टेन केसेस। अब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, पीछे 3 केस पड़ा, तीनों केस में किसी एक केस में रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस रजिस्टरिंग ऑफिसर को कुछ पता चलता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो फेक थी, या फिर उसने कुछ गलत काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय, या फिर कुछ भी XYZ, किसी वजह से आपको वो बंद करना पड़े, मतलब कि वो जो रजिस्ट्रेशन था उसको आप कैंसिल करोगे, तो उसी को आप कहते हैं रिवोकेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। तो उसको आप कैंसिल कर दोगे, लीगली कैंसिल करना है वहाँ पे, ठीक है, रिवोक करवाना है। तो अगर वो रिवोक हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो गया, तो वो एम्प्लॉयर अपने एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को नहीं रख सकता है। आइए देख लेते हैं। नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट शैल बी अप्लाइड interstate migrant worker in the establishment unless a certificate of registration in respect of such establishment issued। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को। अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। अब हम लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। वो कौन अपॉइंट करता है, पहले देखते वो होता कौन है। अपॉइंट सच पर्सन being officer of government as it
as it think fit to be licensing officer। तो हम ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। द लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एसजी, एसजी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, who has jurisdiction in the relation to the area wherein the establishment is situated। जहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट है, सिचुएटेड है, जहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट जिस भी स्टेट में है, उस स्टेट का मतलब कि जो होस्ट स्टेट होगा वहाँ पे रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और वही गवर्नमेंट करेगी। तो कौन करती है अपॉइंट लाइसेंसिंग ऑफिसर को? आपकी लाइसेंसिंग ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिस स्टेट में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जाएंगे काम करने। मतलब कि होस्ट कंट्री हमेशा लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ग्रांट ऑफ लाइसेंस। A license granted under Section 8 shall be valid for a period specified therein and may be renewed from time to time for such period and on the payment of such fees and on condition as may be prescribed। तो मतलब क्या है? आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। अब लाइसेंसिंग ऑफिसर आ गया है, अब वो लाइसेंस ग्रांट करेगा। वो जो लाइसेंस ग्रांट करेगा वो कुछ ही टाइम के लिए होगा, उसके बाद आपको वो रिन्यू करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और कुछ ना कुछ उसकी फीस लगेगी, जो भी फीस आपकी प्रिस्क्राइब्ड होगी। अपील देखते हैं। एनी पर्सन अग्राइव्ड बाय एनी ऑर्डर मेड विद इन 30 days। किसी भी पर्सन को अगर उसको कोई भी चीज़ है, उसका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या फिर उसके लाइसेंस ग्रांट नहीं हुए, या फिर कुछ भी XYZ कोई भी इशू होता है, तो विद इन 30 days, जिस दिन आपके साथ वो हुआ है उसी के 30 दिन के अंदर आपको अपील डालनी है। फ्रॉम द डे ऑन विच ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम प्रेफर टू द अपील टू एन एप्लीटेड। तो आपको जाके एक एप्लीटेड अथॉरिटी में आपको अपील डालनी है विद इन 30 days। तो दैट्स ऑल। ये आपका पार्ट 1 था, जिसमें मैंने इंटर स्टेट वर्कर कौन होते हैं, उसकी डेफिनेशंस, उसका एप्लीकेशन और इन्फोर्समेंट कवर किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम सारे जितने भी रेस्ट ऑफ इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।